यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गए हूँ एक और नए वीडियो को लेकर। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैंने एक नई सीरीज को स्टार्ट किया है जिसमें हमारा जो एमसी होता है उसको टीम से निकाल देते हैं, ये सोच के कि वो किसी काम का नहीं है, बस एक कचरा है। और तो और उसके ऊपर झूठे केस लगा के उसको क्रिमिनल बना देते हैं। लेकिन जो हमारा एमसी होता है वो दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल आर्चर होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर से जाइएगा और इस नई सीरीज को देखिएगा। लिंक का डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो फिर अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो बंदा होता है वो क्रोमी से कहता है, हम इस गिल्ड में तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पूछेंगे, ना ही तुम्हारा नाम पूछेंगे, ना ही तुम्हारा एडवेंचरर प्लेट, ना ही तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे, और ना ही ये पूछेंगे कि आखिरकार ये मैजिक स्टोन तुम्हें कैसे मिला। ना ही मैं तुम्हें ब्लेम करूंगा तुम्हारे ऐसे कपड़ों को देखने के बाद जिसमें ह्यूमन का ब्लड लगा हो। तुम अपने इन मैजिक स्टोन को कहीं और पे भी बेच सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने कदमों को जरा गौर से देखना चाहिए अगर तुम्हें इस सिटी से जाना है तो। और ये सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, अरे नहीं, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा बुरा हो रहा है। इतने ज्यादा कम पैसों में मैं तो 2-3 दिन में ही कंगाल हो जाऊंगा। उसको अच्छे से पता है कि मैं इस टाउन का नहीं हूँ, यहाँ तक कि अगर मैं नेगोशिएट करने का ट्राई भी करता हो तो ये पूरी तरह से पॉइंटलेस वाली बात होगी, क्योंकि मैं यहाँ के बारे में बहुत ही ज्यादा कम जानता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि हमारे क्रोमी से कहता है, लड़के मैंने आज से पहले तुम्हारे चेहरे को यहाँ पे कभी नहीं देखा है। फिर जो क्रोमी होता है वो उस बंदे से कहता है, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है, मेरा नाम जेफ है और तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे जाना माना बंदा हूँ। मैं ओल्डफील्ड के गिल्ड के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे जैसा एक आउटसाइडर यहाँ पे पूरी तरह से लूटा जाएगा। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें यहाँ के रूल्स के बारे में बता दूं जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। और उस बंदे की ये सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है, क्या कहा यहाँ के रूल्स के बारे में। फिर वो अपने मन में उस बंदे के बारे में सोचते हुए कहता है, अगर इस बंदे को देखा जाए तो ये कोई बुरा बंदा नहीं लगता। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हुए जो बंदा होता है वो एक स्माइल करता है और हमारे क्रोमी को पकड़ते हुए दीवार से लगा देता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए उस बंदे से कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। फिर वो जो बंदा होता है वो हमारे क्रोमी से कहता है, जल्दी करो और तुम्हारे पास जितने भी पैसे है वो मुझे दे दो। अगर तुम ऐसा करते हो फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और उस बंदे की ये सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान ही हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, तो ये बंदा बस मुझे लूटना चाहता था, आखिरकार इस दुनिया में इस टाउन के साथ क्या गलत हो रहा है। फिर जो क्रोमी होता है वो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, सॉरी मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है, हे लड़के, लगता है तुम सीरियसली नहीं सोच रहे कि तुम्हारे जैसे एक कचरे के साथ क्या हो सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उसके हाथ को पकड़ के पीछे धकेल देता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो थोड़ा सा दूर जाके गिरता है। और फिर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए क्रोमी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या ही खतरनाक स्ट्रेंथ है। फिर हम वहाँ पे कुछ बंदों को देखते हैं जो कि ये सभी चीजें देखने के बाद हंसते हुए कहते हैं, जरा देखो तो जेफ तो एक कचरे से हार गया है। फिर जो दूसरा वाला बंदा होता है वो कहता है, वो तो बस गिर गया है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो जेफ से कहता है, अभी जब मैंने तुम्हें धक्का दिया तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि तुम 20 लेवल पे हो। और ये सभी बातें सुनने के बाद जो जेफ होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और खड़ा होते हुए अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए हमारे क्रोमी से गुस्से से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे एक कचरे को मैं अपना मजाक उड़ाने दूंगा। और जेफ को ऐसा करता हुआ देख के जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। और फिर वो अपने मन में कहता है, क्या ये बंदा सीरियस है, ये ऐसे दिन के उजाले में अपने स्वॉर्ड को निकाल रहा है। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि जेफ को रोकते हुए कहते हैं, इसको इजीली लो जेफ, ये वर्थ इट नहीं है। लेकिन हम देखते हैं जो जेफ होता है वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो उस बंदे से कहता है, तुम मुझे छोड़ दो, उस बंदे ने मेरा मजाक उड़ाया है। जैसे ही क्रोमी ये देखता है तो वो भागते हुए जाता है और अपने मन में कहता है, यही मेरा एक मौका है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो जंप करते हुए उसके स्वॉर्ड को अपने किक से मारता है, जिसकी वजह से जेफ का स्वॉर्ड दूर जाके गिरता है और वो कहता है, तुम कचरे कहीं के। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो जल्दी से वहां से भाग के जाने लगता है, जिसे देखने के बाद जो जेफ होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम नाली के कीड़े कहीं के, तुम बस मेरा इंतजार करो, जब तुम मुझे अगली बार मिलोगे तो मैं तुम्हें जरूर से ही मार दूंगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो क्रोमी होता है वो वहां से भाग के एक जगह पे आ गया होता है। फिर वो अपने मन में कहता है, मैं उस बंदे को हरा सकता था, लेकिन अगर मैं वहां पे जाते देर तक रुकता तो हो सकता था कि और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती। मैं थोड़ी देर पहले ही सिटी के अंदर आया हूँ, लेकिन मुझे पहले ही लूटने का ट्राई कर लिया गया है, चीजें तो काफी ज्यादा बुरी जा रही है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो क्रोमी होता है वो एक रूम बुक करके उसके अंदर बैठा हुआ होता है। वो थोड़ा सा परेशान होता
होते हुए अपने मन में कहता है आखिरकार मुझे इतना ज्यादा थकान क्यों फील हो रहा है। मुझे डेंजन के अंदर इतना ज्यादा थकान फील नहीं होता था जहाँ पे मैं अपने लाइफ को रिस्क में डालता था। मैंने एक ब्लेड और एक कपड़े को खरीदा है और एक रूम को बुक किया है ताकि मैं अपने आप को उसके अंदर छुपा सकूं। बस इतने में ही मेरे सारे के सारे पैसे खत्म होने वाले हैं। मैं तो यहाँ तक कि शेयरिंग रूम भी नहीं ले सकता था पैसे बचाने के लिए, क्योंकि मुझे अपने मोस्टर फॉर्म में आके अपने माना को रिकवर करना था। मुझे काफी ज्यादा लंबा समय हो गया है एक ह्यूमन की तरह लाइफ बिताए हुए। मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है अगर मैं थोड़ा और ज्यादा देर तक यहाँ पे रह पाता, लेकिन मुझे जल्दी से डेंजन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना होगा और जल्द से जल्द यहाँ से लीव करना होगा इससे पहले कि कोई मेरे बारे में पता कर ले। मैंने पहले ही कंफर्म कर लिया है कि मैं अपनी स्किल की मदद से ह्यूमन की सिटी में जा सकता हूँ। फिर हम अगले सीन में एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि किसी से कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा पैसे है, क्या इतना ज्यादा पैसा देना ठीक भी रहेगा सेली? ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे है इस तरह से इतना ज्यादा पैसा किसी को देने के लिए, क्यों मैंने सही कहा ना? फिर हम सेली को देखते हैं जो कि एक बच्चे को अपने गोद में ली होती है और फिर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए उनसे कहती है प्लीज आप फिक्र मत कीजिए फादर, जिस तरह मैं दिखती हूँ मैं कैपिटल के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रोमिसिंग एडवेंचरर हूँ। फिर जो फादर होते हैं वो सेली से कहते हैं बेशक पैसों से बहुत ही ज्यादा बड़ी हेल्प होती है, लेकिन अब तुम यहाँ पे नहीं रहती हो, तुम्हारी अपनी भी अब एक जिंदगी है, तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा अगर तुम इन सभी चीजों के बारे में भूल जाती हो तो। फिर सेली कहती है ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं इन सभी चीजों के बारे में भूल सकती हूँ। मैं कभी भी ये चीज नहीं भूल सकती कि जो चर्च है उसने मुझे पाला पोसा था डेंजन डिजास्टर के बाद जब मैं अनाथ हो गई थी, और मेरे पास तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे भाई बहन है, क्यों मैंने सही कहा ना? फिर हम देखते हैं एक लड़का सेली के पास आता है और बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए सेली से कहता है सेली दीदी क्या आप कैपिटल के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस एडवेंचरर हो? और ये सुनने के बाद जो सेली होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए उस लड़के से कहती है हाँ तुमने सही कहा, मैं कैपिटल के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस एडवेंचरर हूँ। ये सुनने के बाद वो जो लड़का होता है वो सेली से कहता है फिर क्या तुम डेंजर डिजास्टर के होल को बंद कर सकती हो? और जैसे ही सेली ये सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान भरी नजरों से उस लड़के को देखने लगती है। फिर हम देखते हैं वो उस लड़के से कहती है ये भी कोई कहने वाली बात है, हाँ मैं श्योर हूँ कि मैं किसी न किसी दिन उस डेंजर डिजास्टर के होल को बंद कर पाऊंगी। फिर हम देखते हैं जो सेली होती है वो चर्च के बाहर आ जाती है, फिर फादर से कहती है मैं यहाँ पे दोबारा से आऊंगी, प्लीज आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर जो फादर होते हैं वो कहते हैं तुम भी अपना ख्याल रखना सेली, मुझे पता है कि मुझे ये कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन जो एडवेंचरर की लाइफ होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। फिर हम अगले सीन में क्रोमी को देखते हैं जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म लेके सिटी के अंदर घूम रहा होता है। वो अपने मन में कहता है यहाँ पे तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा अनफ्रेंडली है, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल पाया, सभी के सभी बस मुझे अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। क्या मुझे मैजिक स्टोन लेके कैपिटल के अंदर जाना चाहिए ताकि मुझे ज्यादा पैसे मिल सके? नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, कैपिटल के अंदर बहुत सारे लोग होंगे, मैं दिखने में बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस हूँ, जिसकी वजह से जो गार्ड होंगे वो मुझे तुरंत ही रोक लेंगे। सिर्फ एक यही सिटी है जहाँ पे मैं दिन के उजाले में भी घूम सकता हूँ, और मेरे कैपिटल के अंदर ना जाने का बहुत ही अच्छा रीजन ये भी है कि मुझे कैपिटल के अंदर कुछ लोग जानते भी है, अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ सकता हूँ। तो इसलिए जो ओडफिल है वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सेफ प्लेस है यहाँ पे रहने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं जो सेली होती है वो क्रोमी के सामने आ जाती है, और सेली वहाँ पे क्रोमी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। क्रोमी होता है वो सेली को देखने के बाद कहता है आखिरकार ये जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? फिर जो सेली होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए हमारे क्रोमी से कहने लगती है तुम तो वही हो ना जिसने हमारे जान को डेंजन के अंदर बचाया था। और ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है उसको भी याद आ जाता है, और फिर वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है आखिरकार ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? हम देखते हैं सेली को जो कि वहाँ पे क्रोमी को पहचान लेते हैं, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ही ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहता है अरे नहीं आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है? मैंने तो सोचा था कि मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं जानता है तो मैं इस सिटी में आराम से घूम पाऊंगा। हम देखते हैं जो सेली होती है वो क्रोमी के पास आती है और उससे बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हम दोनों इतना ज्यादा जल्दी मिल जाएंगे, मुझे तो लगा था कि हम दोनों दोबारा से कभी नहीं मिलेंगे। ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है मैं भी तुम्हें यहाँ पे देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ। हम सेली को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है जिसने मेरा जान बचाया था उसके साथ में अपने होम टाउन में मिल गई, ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारा मिलना किस्मत में लिखा हो। जो क्रोमी होता है वो सेली की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है अगर मुझे ठीक से याद है तो इस लड़की का नाम सेली है जो कि 18 लेवल पे है और ये एक मिड रैंक एडवेंचरर है। तो आखिरकार ये ऐसी सिटी में क्या कर रही है, वो भी इतना ज्यादा अच्छा एडवेंचरर होने के बाद? उन तीनों को तो देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो तीनों क्रिमिनल्स है, लेकिन अगर मैं इसी तरह इस लड़की से बात करता रहा तो चीजें और भी बहुत ही ज्यादा बुरी हो सकती है। अगर किसी रीजन की वजह से इस लड़की ने मुझे अपना स्टेटस दिखाने को बोल दिया तो फिर चीजें और भी बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाएगी। फिर जो सेली होती है वो क्रोमी से कहती है मैं सोच रही थी कि मैं कम से कम तुम्हें शुक्रिया अदा कर दूं, लेकिन जो क्रोमी होता है वो वहाँ से जल्दी से भागते हुए सेली से कहता है सॉरी मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं वो बंदा नहीं हूँ जिसको कि तुम समझ रही हो। और क्रोमी को वहाँ से जाता हुआ देख के
जो सेली होती है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान ही हो जाती है। वो क्रोमी से कहती है, हे जरा रुको। तो फिर उसको फ्रैंकर की बातें याद आती है जहाँ पे फ्रैंकर ने कहा था वो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है, जरूर से ही वो कोई क्रिमिनल होगा जो कि टाउन से बच के यहाँ पे भाग आया है। फिर जो सेली होती है वो क्रोमी की ओर देखते हुए अपने मन में कहती है, इसके जैसा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा जिसको कि ओल्डफील्ड में आना पड़े, इसके पास जरूर से कोई ना कोई रीजन होगा। फिर जो सेली होती है वो क्रोमी को रोकने का ट्राई करने लगती है और उससे कहती है, हे एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पूछने वाली, ना ही मैं किसी भी चीज के बारे में पूछूंगी। लेकिन हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो तो फिर भी नहीं रुकता और जल्दी से वहाँ से भाग रहा होता है। सेली क्रोमी से कहती है, मैं तो बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हम क्रोमी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए वहाँ से भाग रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, आखिरकार वो लड़की मेरा पीछा क्यों कर रही है, क्या उसको पता चल गया कि मैं असल में एक मॉन्स्टर हूँ। फिर हम देखते हैं जो सेली होती है वो भागते भागते रुक जाती है और फिर हाफते हुए कहती है, वो तो मेरे नजरों के सामने से गायब ही हो गया, वो तो सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट था, वो तो सच में मेरे से बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे होगा, आखिरकार वो बंदा कहाँ पे चला गया। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं उसके आगे अब और भी ज्यादा रास्ता नहीं होता है। फिर जो क्रोमी होता है वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए देखने लगता है और फिर वो कहता है, जरा रुको, मैं अपने फिजिकल एबिलिटीज की मदद से शेप शिफ्टर के हाथों से इस दीवार के ऊपर चढ़ सकता हूँ और ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है कि मेरे आसपास में अभी कोई भी नहीं है। अगर मैं किसी भी तरह से इस वाल के उस साइड चला जाता हूँ तो मैं श्योर हूँ कि वो जो लड़की है वो मुझे नहीं ढूंढ पाएगी। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने मोस्टर वाले हाथों की मदद से उस दीवार को चढ़ने लगता है और जैसे वो ऊपर की तरफ पहुंचने वाला होता है उसका जो स्वॉर्ड होता है वो वहीं पे गिरने लगता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे नहीं, मेरा 240 गोल्ड का स्वॉर्ड। और हम फिर देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड को पकड़ने के लिए कूद जाता है। जो क्रोमी होता है वो स्वॉर्ड को तो पकड़ लेता है लेकिन उसके पिछवाड़े पे बहुत ही ज्यादा जोरों का चोट लगता है। वो अपने पिछवाड़े को पकड़ते हुए कहता है, अरे नहीं, मेरा पिछवाड़ा, मुझे तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, आखिरकार मैं क्यों ही कूदा था। लेकिन तभी हम देखते जो सेली होती है वो क्रोमी के आगे आ जाती है और क्रोमी को इस तरह से देखने के बाद जो सेली होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए क्रोमी से कहती है, आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो। और हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो वहाँ पे सेली को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, अरे नहीं, मैं तो पकड़ा गया, अब तो मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है यहाँ से भागने का। हम सेली को देखते हैं जो कि क्रोमी से कहती है, मुझे माफ कर देना इतना ज्यादा रूडली तुम्हारा पीछा करने के लिए। फिर जो क्रोमी होता है वो उठते हुए सेली से कहता है, तुम इसके बारे में फिक्र मत करो, मुझे लगता है कि ये मेरा खुद का गलती था, लेकिन पहले तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पूछने वाली। ये सुनने के बाद जो सेली होती है वो क्रोमी से कहती है, ये भी कोई कहने वाली बात है, तुम तो मेरे सेवियर हो, मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे पास कोई ना कोई खुद के रीजंस होंगे। और सेली की ये सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो सेली की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, मैंने सोचा था कि अगर मैं किसी ऐसे बंदे के पास जाता हूँ जो कि मुझे पहले से जानता होगा तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है, यहाँ तक कि मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ। लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा खुश नसीब हूँ कि अब मेरे पास फाइनली कोई है जिसके साथ मैं बात कर सकता हूँ। मुझे तो पहले बस लड़के ही मिले थे जो कि बस मुझे लूटना चाहते थे। फिर हम देखते हैं जो सेली होती है वो क्रोमी से कहती है, जब मैंने पहली बार तुम्हारा नाम पूछा था तब तुमने मुझे जवाब नहीं दिया था, तो क्या अब मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछ सकती हूँ। सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो सेली से कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अपना सिर्फ नाम ही बताऊंगा, मेरा जो नाम है वो क्रोमी है। फिर जो सेली होती है वो क्रोमी से कहती है, अच्छा ठीक है क्रोमी सैन, अब मैं और भी ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछूंगी। फिर जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है कि अपना रियल नाम बताना मेरे लिए एक बैड आइडिया था। फिर जो क्रोमी होता है वो सेली से कहता है, सेली क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। सॉरी, मुझे माफ कर देना, अगर तुम ये नहीं भी बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं है। और ये सुनने के बाद जो सेली होती है वो क्रोमी से कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है, मैं तुम्हें बता सकती हूँ, मैं नॉर्मली रॉयल कैपिटल के अंदर काम करती हूँ, लेकिन ये जो सिटी है ये मेरा होम टाउन है। मैं इस सिटी में देखने के लिए आती हूँ कि ये सिटी पहले कैसा था और अभी कैसा है। आज से आधे साल पहले ये सिटी ऐसा नहीं था, लेकिन हर साल ये सिटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते जा रहा है। फिर जो क्रोमी होता है वो डिंजन में जो ये तीनों बातें कर रही होती है उसको याद करने लगता है जहाँ पे फ्रैंकर ने कहा हुआ होता है, मैंने सुना है कि जो सेली की होम टाउन है वो पूरी तरह से रूइन में बदल चुकी है, वो अभी डेंजन डिजास्टर की वजह से। प्रेजेंट में क्रोमी कहता है तो वो सभी ओल्डफील्ड के बारे में बातें कर रहे थे। फिर जो क्रोमी होता है वो सेली से कहता है, मैं पहली बार इस सिटी के अंदर आया हूँ, तो क्या तुम मुझे इस सिटी के बारे में बता सकती हो। सेली कहती है, बहुत सालों पहले ये एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस था, ये जगह सच में इतना ज्यादा बेकार नहीं था, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा और काइंड टाउन था। फिर अचानक से टाउन के पास में डेंजन ओपन हो गया जो कि जाना जाता है होल ऑफ डिजास्टर के नाम से। जब मैं छोटी थी तो डेंजन के अंदर डेंजन डिजास्टर होने लगा, जो मॉन्स्टर्स है वो सिटी के अंदर आने लगे और जिन लोगों के पास स्टेटस और पैसा था वो सभी के सभी यहाँ से चले गए और सिटी के साथ सारे के सारे कॉन्टेक्ट तोड़ दिए। पहले यहाँ पे आउटलॉक के लोग आके मिलते थे, लेकिन अब इस सिटी को जाना जाता है रूइन सिटी के नाम से। जो आउटलॉक के लोग है वो
वो इस सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय सिटी के लोगों को स्लेव बनाने के। मेरा जो ड्रीम है वो एक फर्स्ट क्लास के एडवेंचरर बनने का है, ताकि मैं होल ऑफ डिजास्टर को बंद कर सकूं और यहाँ के इविल ग्रुप से ओल्डफील्ड को आजाद कर सकूं। और सेली की ये सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरानी भरी नजरों से सेली की ओर देखने लगता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं चर्च का सीन, जहाँ पे हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि फादर से कह रहा होता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक एडवेंचरर बन के सेली दीदी के ग्रुप में ज्वाइन करूंगा। और उस बच्चे की ये सभी बातें सुनने के बाद जो फादर होते हैं वो हैरानी से उस बच्चे को देखने लगते हैं। फिर हम देखते हैं वो जो बच्चा होता है वो अपने हाथ में फायर को जला लेता है। फिर वो कहता है मेरे पास यहाँ तक की एक स्किल भी है, तो मैं श्योर हूँ कि मैं सेली दीदी के काम जरूर सही आऊंगा। और फिर हम दोनों बहुत सारे पैसे कमाएंगे और ध्यान रखेंगे कि चर्च को किसी भी चीज की कमी ना हो। और उस बच्चे की ये सभी बातें सुनने के बाद जो फादर होते हैं वो हंसते हुए उस बच्चे से कहते हैं मैं श्योर हूँ कि सेली यहाँ पे अगर होती तो वो तुम्हारी बातें सुन के बहुत ही ज्यादा खुश होती। लेकिन तभी हम देखते हैं चर्च के बाहर कोई आता है, जिसे देखने के बाद जो फादर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं लगता है कोई यहाँ पे चलते हुए आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कभी भी कोई भी नहीं आता है। बच्चे को देखते हैं जिसको कि पता चल जाता है कि बाहर में कोई आया हुआ है, तो वो बाहर में चेक करने के लिए जाने लगता है और कहता है हो सकता है कि सेली दीदी यहाँ पे कुछ भूल गई होगी। फिर वो जैसे ही दरवाजा खोल के सामने की ओर देखते हैं तो वो देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई और ही बंदा होता है। फिर वो बच्चा उन दोनों से कहता है अंकल आखिर आप दोनों कौन हो। हम फिर उन बंदों को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि वही होते हैं जिन्होंने क्रोमी को पहले लूटने का ट्राई किया होता है। उसके साथ एक और बंदा होता है जो जेफ होता है। वो कहता है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जो काइंडली फादर होंगे वो अभी भी इस टाउन के अंदर होंगे। क्या ही सरप्राइज है। और उन बंदों के कपड़ों के ऊपर जो लोगो होता है उनको देख के जो फादर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं तुम एविल ड्रैगन ग्रुप के बंदे हो, ये तो वही है जो कि इस टाउन के ऊपर रूल करता है। फादर की ये सभी बातें सुनने के बाद जो जेफ होता है वो कहता है तो लगता है कि हमारा नाम काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा है, लेकिन अभी इन सभी चीजों को छोड़ो, अभी हमें थोड़ा सा मैन पावर की कमी हो रही है, जिसकी वजह से अभी हमें थोड़ा सा स्लेव चाहिए जिनको कि हम फ्रीली यूज कर सके। तो इसीलिए बॉस ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम टाउन में जाके कुछ स्लेव को लाए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो स्लेव तुम्हारे जैसा एक गधा ही क्यों ना हो, तुम हमें निराश नहीं करोगे। क्यों, मैंने सही कहा ना फादर। और जेफ की ये सभी बातें सुनने के बाद जो फादर होते हैं वो घबराने लगते हैं। उस बच्चे को देखते हैं जो कि उन लोगों की ये सभी बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है और वो अपने मन में कहता है ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था, आज से पहले यहाँ पे कोई भी नहीं आया था और पता नहीं क्यों मेरा जो हाथ है वो कांपते ही जा रहा है, लेकिन अभी मेरे पास मेरा खुद का स्किल है। अब मैं सिली दीदी की तरह स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, तो इसीलिए मुझे चर्च के सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हम फिर देखते हैं जेफ के साथ जो दूसरा वाला बंदा था वो फादर से कहता है ऐसे बच्चे काफी ज्यादा जिद्दी होते हैं और इनको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मैं श्योर हूँ अगर फादर इन बच्चों को हमारे साथ चुपचाप आने के लिए बोलेंगे तो मैं श्योर हूँ कि ये बच्चे जरूर से ही हमारे साथ जल्दी से आ जाएंगे। ये जैसे ही फादर सुनते हैं तो वो अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और फिर उन लोगों से कहते हैं मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज इन बच्चों को छोड़ दो, मैं तुम्हारा स्लेव बन जाऊंगा और तुम जो भी बोलोगे मैं वो सभी चीजें करूंगा, लेकिन प्लीज इन बच्चों को छोड़ दो। फादर की ये बातें सुनने के बाद जो जेफ होता है वो हंसते हुए फादर से कहता है तुम बेवकूफ कहीं कि आखिरकार हम तुम्हारे जैसे एक कमजोर से बुढ़े को अपना स्लेव बना के करेंगे क्या, तुम तो हमारे किसी काम नहीं आओगे। लेकिन तभी हम देखते हो जो बच्चा होता है वो सामने की ओर आ जाता है और अपने मैजिक को एक्टिवेट करते हुए कहता है मैं ऐसा तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा जब तक कि मैं यहाँ पे हूँ। और उस बच्चे को ऐसा करता हुआ देख के जो फादर होते हैं वो परेशान होते हुए उस बच्चे से कहते हैं इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, कौन ये पूरी की पूरी यूजलेस है। लेकिन हम देखते हो जो बच्चा होता है वो अपने फायर मैजिक से उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद जो जेफ होता है वो हंसते हुए कहता है ओहो तो तुम्हारे पास फायर मैजिक है, क्या बात है। हम देखते हैं जो जेफ के साथ दूसरा वाला बंदा होता है वो अपने हाथों की मदद से उस बच्चे के फायर मैजिक को पूरी तरह से खत्म कर देता है। और वो जो बंदा होता है फिर उस बच्चे से कहता है इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है बच्चे। ये देखने के बाद जो कुन होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है अरे नहीं ये नहीं हो सकता, आखिरकार वो कैसे मेरे अटैक को इतना ज्यादा इजिली खत्म कर सकता है। वो जो बंदा होता है वो अपने मैजिक को एक्टिवेट करते हुए कुन से कहता है तो फिर चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार एक मैजिक को कैसे यूज किया जाता है। हम देखते हो जो बंदा होता है वो अपने मैजिक स्पेल के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए कहता है थंडर बोल, जिसकी वजह से हम देखते दीवार के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ लाइटनिंग होने लगती है और वहाँ का जो दीवार होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है। ये देखने के बाद जो जेफ होता है वो उस बंदे से कहता है तुम्हारा स्किल तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है राइडो। ये देखने के बाद जो कुन होता है वो पूरी तरह से गिव अप ही कर देता है और वो पूरा का पूरा होप खो देता है
है वो अपने मन में कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर हम जेफ को देखते हैं जो कि कहता है मेरे ख्याल से हमें इस बेवकूफ से बच्चे को एक एग्जाम्पल देना चाहिए कि आखिरकार हम क्या कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद जो राइडो होता है वो भी कहता है हाँ ठीक है, मैं श्योर कि इसके बाद फादर को भी समझने में आसानी होगी। और ये सभी चीजें देखने के बाद जो फादर होते हैं वो परेशान होते हुए अपने मन में कहते हैं अरे नहीं, अगर इसी तरह चलता रहा तो जो खून है वो तो मारा जाएगा। फिर जो फादर होते हैं वो अपने सामने एक रोड को देखते हैं, जिसको देखने के बाद जो फादर होते हैं वो जाके उसको उठा लेते हैं। फिर वो राइडो के ऊपर पीछे से अटैक करते हुए अपने मन में कहते हैं मैं बहुत समय पहले मॉन्स्टर्स को हंट करता था, तो इसीलिए मेरा कुछ लेवल से तो मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत फाइट करना। लेकिन तभी हम देखते हैं जो फादर का अटैक होता है उसको कोई रोक लेता है, और वो और कोई नहीं बल्कि जेफ ही होता है। हम देखते हैं जो जेफ होता है वो फादर से कहता है हे बेवकूफ कहीं कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। लेकिन जो फादर होते हैं वो जल्दी से कुन को कहते हैं जल्दी करो कुन और जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। ये सुनने के बाद जो कुन होता है वो रोना बंद करता है और जल्दी से उठ के वहाँ से भागने लगता है, जिसे देखने के बाद जो जेफ होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है हे रुको जरा, आखिरकार तुम भाग के कहाँ पे जा रहे हो, तुम गधे के बच्चे कहीं के। जो राइडो होता है वो जेफ से कहता है जेफ उस बच्चे को जाने दो, छोड़ दो उस बच्चे को, यहाँ पे और भी बहुत सारे बेवकूफ बड़े पड़े हैं और सबसे जरूरी मुझे एक और चीज भी करना है। फिर जो राइडो होता है वो तेजी के साथ फादर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम बुढ़े कहीं के, तुम्हें समझ में नहीं आता कि आखिरकार हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। और ये आवाज सुनने के बाद जो बच्चे होते हैं वो बाहर निकल के आ जाते हैं और फादर से कहते हैं आखिरकार ये आवाज कैसा था फादर, आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। जो फादर होते हैं वो उन बच्चों से कहते हैं सभी लोग जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ। और ये जैसे ही जब सुनता है वो अपने स्वॉर्ड को फादर के गले के ऊपर रख देता है और फिर उन सभी बच्चों से कहता है तुम बेवकूफ में से किसी ने भी यहाँ से भागने की जरूरत भी की तो ये जो बुढ़ा है उसके सर को धड़ से अलग कर दूंगा। फिर जो राइडो होता है वो फादर के सिर को पकड़ते हुए कहता है अब मैं अपने थंडर पावर को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते ही जाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ये बेवकूफ बच्चे तुम्हारी कितनी ज्यादा वैल्यू करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में क्रोमी को देखते हैं जहाँ पे वो सेली से कह रहा होता है मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे गाइड करती हो तो, क्योंकि यहाँ की जो गलियां हैं वो सभी की सभी बहुत ही ज्यादा सिमिलर सी है। क्रोमी की ये बातें सुनने के बाद जो सेली होती है वो तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो जाती है। वो क्रोमी से कहती है मैं तो कुछ भी कर लूंगी, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं इस सिटी के बारे में हर चीज जानती हूँ, यहाँ तक कि यहाँ के जो एरिया है उनको भी सभी तरह से जानती हूँ। ये सभी चीजें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन तभी सेली को कुछ याद आता है जहाँ पे फ्रैंकर ने कहा हुआ होता है आखिरकार हम क्या ही कर सकते थे, वो खुद ही वहाँ पे उसको छोड़ के भाग गया था। फिर प्रेजेंट में जो सेली होती है वो क्रोमी से कहती है आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना, हमने खुद से ही डेंजन बॉस के मैजिक स्टोन को बेच दिया, मुझे जल्दी से चर्च में जाके फादर से उन सभी पैसों को वापस लेना होगा, उसके बाद मुझे फ्रैंकर और गुइडो से भी उन सभी पैसों को लेना होगा। और ये सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो सेली से कहता है नहीं नहीं, तुम्हें ये सभी चीजें करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे सच में उस मैजिक स्टोन की कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन क्या तुम अभी के लिए मुझे 200 गोल्ड दे सकती हो। जो सेली होती है वो अपने पॉकेट से अपने पैसों को निकालते हुए कहती है रुको जरा मैं अभी तुम्हें देती हूँ। फिर जो सेली होती है वो क्रोमी को 200 गोल्ड दे देती है। फिर जो क्रोमी होता है वो सेली से कहता है मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे यहाँ के पास के डेंजन के बारे में बताती हो तो। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई पीछे से चिल्लाते हुए कहता है सेली दीदी, जिसे सुनने के बाद जो सेली होती है वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए वहाँ पे देखने लगती है। तो हम देखते हैं वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि कुन होता है। और सेली वहाँ पे कुन को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। हम देखते हैं कुन सेली के पास आता है और बस रो ही जा रहा होता है। हम देखते जो सेली होती है वो उससे कहती है आखिरकार तुम अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें अकेले यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, ये एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जो कुन होता है वो बहुत ही ज्यादा रोते हुए सेली से कहता है डरावने लोग चर्च के अंदर आ गए हैं और वो लोग फादर को मारने वाले हैं। और कुन की ये बात जैसे ही सेली सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरानी हो जाती है। हम सेली को देखते हैं जो कि क्रोमी से कहती है क्रोमी मुझे माफ कर देना, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से अभी के लिए जाना होगा। और ये सभी चीजें देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो सेली से कहता है सेली मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वो सभी चर्च की ओर जाने लगते हैं और जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है सेली सिर्फ एक लौती ऐसी पर्सन है जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ इस सिटी के अंदर, और मैं सेली से तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी ले सकता हूँ। फिर वो बचपन में चर्च में बिताए हुए लम्हे को याद करते हुए अपने मन में कहता है मैं मदद तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इन सभी चीजों को देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मेरा पर्सनल मामला हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम चर्च का सीन देखते हैं जहाँ पे हम फादर को देखते हैं जिनकी पीठ के ऊपर राइडो होता है वो अपने थंडर मैजिक से अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो फादर होते हैं वो दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। और हम अगले सीन में देखते हैं जो फादर होते हैं उनकी पूरे के पूरे पीठ के ऊपर लालम लाल हो गया होता है। फिर जो जेफ होता है वो फादर से कहता है क्या ही बेवकूफ बुढ़ा है। फिर वो अपने पैरों से फादर के सिर को कुचलते हुए उनसे कहता है सुन बे बुढ़े कहीं के, अगर तू मरना नहीं चाहता ना तो जल्दी से इन बच्चों को बोल कि वो हमारी सारी बातें मान
माने, नहीं तो तुझे पता ही है कि हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? यहाँ तक कि अगर तुम मर भी जाते हो फिर भी तो हम बच्चों को ले ही लेंगे। तो आखिरकार तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ़ी भरी चीजें क्यों ही कर रहे हो? आखिरकार इन सभी चीजों को करने का फायदा ही क्या है? फिर वो फादर के मुंह के ऊपर थूक देता है। फिर जो फादर होते हैं वो उसकी इन सभी बातों को सुनने के बाद कहते हैं, मुझे पता है कि मेरे ये सभी चीजें करने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, कुछ भी बदलने नहीं वाला है, लेकिन फिर भी मैं ये सभी चीजें कर रहा हूँ क्योंकि मैं बच्चों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं उनसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, और ताकि इन बच्चों को याद रहे कि मैं कभी भी पीछे नहीं हटा था इन बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं श्योर हूँ कि मैं इन बच्चों की मदद कर पाऊंगा अपनी पूरी लाइफ तक। और फादर की ये सभी बातें सुनने के बाद जो जेफ होता है वो गुस्सा होते हुए कहता है, तुम गधे के बच्चे कहीं के। लेकिन इतने में ही जो राइडो होता है वो अपने मन में कहता है, देखने से ऐसा लग रहा है कि अब ये बुढ़ा और भी ज्यादा अटैक को झेल नहीं पाएगा। फिर वो फादर से कहता है, तुम गधे के बच्चे कहीं के, अब तुम देखो कि इविल ड्रैगन के अगेंस्ट में जाने का नतीजा क्या होता है। फिर जो राइडो होता है वो अपने थंडर मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है और फिर वो फादर को मारने ही वाला होता है, लेकिन इतने में वो सामने की ओर देख के हैरान हो जाता है। देखते हैं टूटे हुए दीवार से सेली और क्रोमी वहाँ पे आ जाते हैं, और जो क्रोमी होता है वो राइडो से कहता है, आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है? जो राइडो होता है वो वहाँ पे उन दोनों को देखने के बाद कहता है, देखने से ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने कुछ ज्यादा शोर शराबा मचा दिया। अगर सोचा जाए तो सिटी के अंदर अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दूसरों के काम में दखल अंदाजी करते हैं। फिर जो जेफ होता है वो हमारे क्रोमी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, ये बंदा तो जाना पहचाना लग रहा है। फिर हम सेली को देखते हैं जो कि उन लोगों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहती है, उनके कपड़ों के ऊपर तो इविल ड्रैगन का मार्क है, ये तो वही ग्रुप है जो कि इस टाउन के ऊपर रूल करता है। और सेली की ये सभी बातें सुनने के बाद जो राइडर होता है वो कहता है, तुम हमें जानती हो कि हम कौन है, लेकिन फिर भी तुम हमें स्टॉप करने की ट्राई कर रही हो। इसका मतलब तो ये है कि तुमने पहले ही मरने का सोच लिया है। क्यों, मैंने सही कहा ना? हम क्रोमी और सेली को देखते हैं जो कि उसकी ये सभी बातें सुनने के बाद परेशान हो रहे होते हैं। हम फादर को देखते हैं जो कि वहाँ पे सेली को देखने के बाद अपने मन में कहते हैं, सेली आखिरकार तुम क्यों यहाँ पे आई? फिर हम देखते हैं जो जेफ होता है वो अचानक से बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और सामने की ओर अपने उंगली से पॉइंट करते हुए कहता है, मैं तो सोच ही रहा था कि तुम जाने पहचाने से लग रहे हो, तुम तो वही हो जो कि गिल से तुम दबा के भाग गए थे। और ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है उसको भी याद आ जाता है कि ये वही बंदा है जिसने कि उसको पहले लूटने का ट्राई किया था। जो जेफ होता है वो क्रोमी की ओर अपने स्वॉर्ड से पॉइंट करते हुए कहता है, अभी यहाँ पे कोई है भी नहीं जो कि मुझे तुम्हें मारने से रोक सके। फिर हम फादर को देखते हैं जो कि परेशान होते हुए अपने मन में कहते हैं, सेली और ये जो लड़का है जिसको कि मैं नहीं जानता हूँ, प्लीज तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। इविल ड्रैगन वाले बहुत ही ज्यादा जालिम है, अगर तुम इसमें इन्वॉल्व होते हो तो वो लोग कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो क्रोमी होता है वो भी अपने स्वॉर्ड को जेफ की ओर पॉइंट कर देता है, जिसे देखने के बाद जो जेफ होता है वो हंसते हुए कहता है, हे बच्चे कहीं के, आखिरकार तुम्हें ये सड़ा हुआ स्वॉर्ड कहाँ पे मिल गया? लगता है तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है, लेकिन तुम्हें देखने से लग रहा है कि तुम तो पूरी तरह से बेवकूफ हो। शायद से ये तुम्हारा पहली बार होगा जब तुम अपनी जान की बाजी लगा के फाइट करोगे। क्यों, मैंने सही कहा ना? और जेफ की ये सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, मैं तो अपनी जान की कई बार बाजी लगा चुका हूँ, तभी तो मैं अभी यहाँ तक आया हूँ। फिर जो क्रोमी होता है वो जेफ से कहता है, लगता है तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मैं तुम्हारे जैसे कमजोर से कीड़े के बातों से डरने वाला नहीं हूँ, समझे ना? और क्रोमी की ये सभी बातें सुनने के बाद जो जेफ होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो जेफ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद जो जेफ होता है वो अपने स्वॉर्ड की मदद से क्रोमी की अटैक को रोकता है और फिर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहता है, ये तो काफी ज्यादा तेज और काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे ये मत कहना कि ये जो सड़ा हुआ कीड़ा है ये मेरे से ज्यादा हायर लेवल पे है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये मान ही नहीं सकता। फिर जो जेफ होता है वो हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो जेफ के अटैक करने से पहले उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो जेफ होता है उसको बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है उस अटैक को डिफेंड करने में। उस अटैक की वजह से जो जेफ होता है वो लड़खड़ा के थोड़ा सा पीछे जाता है और अपने सीने पे हाथ रखते हुए कहता है, मैं उसके अटैक से बच तो गया हूँ, लेकिन उसका जो अटैक था वो मेरे चेस्ट के काफी ज्यादा क्लोज था। लेकिन हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उसके गले के ऊपर स्वॉर्ड रख देता है और फिर जेफ से कहता है, मैंने ये स्वॉर्ड तुम्हारे गर्दन के ऊपर इसीलिए रखा है क्योंकि अभी मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूँ। अगर ठीक से सोचा जाए तो तुम्हारे जैसा बंदा तो यहाँ तक कि मोस्टर से भी ज्यादा बुरे होते हैं। फिर हम जेफ को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। हम तो देखते हैं वो यहाँ तक कि डर के मारे से कांप नहीं लगता है, और ऐसा खुद को कांपता हुआ देख के जो जेफ होता है वो अपने मन में कहता है, ये क्या, मैं डर के मारे कांप रहा हूँ, वो भी एक ऐसे बंदे से। हम फिर राइडो को देखते हैं जो कि अपने मैजिक को एक्टिवेट कर रहा होता है, जिसे क्रोमी भी देख लेता है। हम देखते हैं जैसे ही राइडो का मैजिक कंप्लीट हो जाता है तो वो अपने थंडरबोल्ट अटैक से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो पीछे हटते हुए जल्दी से उसके अटैक से डॉज कर लेता है। लेकिन इतने में ही जो राइडो होता है वो अपने स्वॉर्ड की मदद से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो भी अपने स्वॉर्ड की मदद से उसकी अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ये देखने के बाद जो राइडो होता है वो हैरान होते हुए कहता है, तुमने जेफ को तो हरा दिया, लेकिन अब तुम मेरे भी अटैक को झेल रहे हो। तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, लेकिन तुम्हें देखने
देखने से ऐसा लगता है कि तुम इतने भी ज्यादा स्मार्ट नहीं हो, क्योंकि तुम इविल ड्रैगन के साथ पंगा ले रहे हो, वो भी ऐसे बर्बाद हुए चर्च के लिए। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, अब तो मैंने पंगा ले लिया है, लेकिन मैं अपने स्किल को नहीं दिखा सकता, यहाँ तक कि एक ऐसे टाउन में भी। और ये जो बंदा है इसको देखने से लग रहा है कि ये स्ट्रांग है, कम से कम ये मेरे ह्यूमन फॉर्म से तो ज्यादा ये स्ट्रांग होगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो राइडो और क्रोमी होते हैं वो दोनों बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। फिर हम जेफ को देखते हैं जो कि ये सभी चीजें देखने के बाद अपने मन में कहता है वो बंदा तो राइडो के साथ भी फाइट कर रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो जेफ होता है वो एक इविल सा स्माइल करने लगता है और फिर क्रोमी की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, तुम बेवकूफ कहीं के, तुमने तो अपने पीछे का एरिया पूरी तरह से ओपन रखा है। और हम फिर देखते हैं जो जेफ होता है वो हमारे क्रोमी के पीछे अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं जो सेली होती है वो बीच में आ जाती है और उसके अटैक को रोक देती है। वो जेफ से कहती है कि तुम्हारी अपोनेंट मैं हूँ। और ये सुनने के बाद जो जेफ होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम सभी के सभी मुझे कमजोर समझ के मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हो, तुम कुतिया की बच्ची कहीं की, तुम्हें खुद के ऊपर रिग्रेट होगा कि आखिरकार तुम बीच में क्यों आई थी। फिर हम देखते हैं वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं जो सेली होती है उसको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहती है, ये बंदा काफी ज्यादा फास्ट है और ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसका जो लेवल है वो जरूर से मेरे से बहुत ही ज्यादा हायर होगा। फिर हम जेफ को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, ये जो फीलिंग है मैं जरूर से इससे बहुत ही ज्यादा हायर लेवल पे होऊंगा। जेफ को देखते हैं जो कि सेली की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, मेरा लेवल इस कुतिया से ज्यादा है। और तो और देखने से ऐसा लग रहा है कि ये कुतिया पहली बार किसी ह्यूमन के साथ सीरियस फाइट कर रही है। ये कुतिया जरूर से एक एडवेंचरर होगी जिसने कि सिर्फ मॉन्स्टर के साथ ही फाइट किया होगा, तो मेरे लिए इसके साथ जीतना बहुत ही ज्यादा इजी होगा। मेरा जो लेवल है और जो एक्सपीरियंस है उन दोनों में ही मैं इस कुतिया से आगे हो, तो ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं इस कुतिया के साथ हार सकता हूँ। फिर हम देखते हैं सेली को जो कि फाइट करते करते थक गई होती है और वो पीछे हट जाती है, जिसे देखने के बाद जो जेफ होता है वो सेली से कहता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम पीछे हट गई, क्या तुम डरने लगी हो? ये तुम्हारा पहला फाइट है जिसमें तुम अपनी जान की बाजी लगा रही हो, क्यों मैंने सही कहा ना? सेकेंड रेट कुतिया कहीं कि तुम ज्यादा ही बहादुर बन रही थी ना। वैसे क्या तुम्हें पता है कि मुझे असल में लड़कियों के साथ खेलने में मजा आता है, तो तुम इतनी ज्यादा आसानी से मत मर जाना, मुझे अच्छे से मजे लेने देना, ठीक है ना? और जेफ की ये सभी बातें सुनने के बाद जो सेली होती है वो परेशान हो रही होती है। फिर हम अगले सीन में राइडो को देखते हैं जो कि क्रोमी के अटैक को ब्लॉक करता है। हम देखते हैं क्रोमी को जो कि उसके ऊपर अटैक करने के बाद पीछे आ गया होता है। फिर जो राइडो होता है वो क्रोमी की ओर देखते हुए क्रोमी से कहता है, मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारा जो लेवल है और तुम्हारे अंदर जो हिम्मत है वो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बुरी बात यह है कि तुम मुझसे फाइट कर रहे हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, वो भी अपने इस बेकार से स्वॉर्ड के साथ। और जो क्रोमी होता है वो राइडो की सभी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है। हम देखते हैं राइडो फिर से कहता है, लड़के आखिरकार तुम मेरे से फाइट ही क्यों कर रहे हो? ये तो नेचुरल है कि जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो कमजोरों को अपना गुलाम बनाते हैं। अच्छा चलो मान भी लो, अगर तुम हमें भगाने में यहाँ से कामयाब भी हो जाते हो, फिर क्या होगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। मैं जेफ की तरह नहीं हूँ जो कि फालतू में अपनी एनर्जी को वेस्ट करे। अगर हमारे जैसे हाई लेवल के लोग सच में फाइट करेंगे तो हमें बस नुकसान ही होगा। हाँ, अगर तुम अभी पीछे हट जाते हो तो मैं सभी चीजों को भुला दूंगा। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, क्या तुम जस्टिस जैसे चीज के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालोगे? क्या इस बात का कोई सेंस भी बनता है? और राइडो की ये सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो राइडो से कहता है, तुम मुझे पीछे हटने के लिए कह रहे हो क्योंकि इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला। मैं रिफ्यूज करता हूँ तुम्हारे जैसे एक बेकार से इंसान से डर के पीछे हटने के लिए। मैंने कभी भी एक एडवेंचरर बनने के लिए गिव अप नहीं किया, चाहे मैं कितना ही ज्यादा यूजलेस क्यों ना हूँ, मैं सही का साथ देता रहूंगा। मेरे पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं इतना ज्यादा आगे आने के बाद पीछे हट सकता हूँ, वो भी तुम्हारे जैसे एक घटिया बंदे से डर के। क्रोमी की ये सभी बातें सुनने के बाद जो राइडो होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, तुम बेवकूफ के बच्चे कहीं के, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह की जगह पे अपने फुल पावर को यूज करूंगा, लेकिन मैं अब और भी ज्यादा तुम्हारे जैसे एक गधे के बच्चे को इविल ड्रैगन्स का मजाक नहीं उड़ाने दे सकता। फिर हम देखते हैं जो राइडो होता है वो अपने लाइटनिंग मैजिक को अपने स्वॉर्ड में डाल देता है, जो देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, अरे ये क्या, वो तो अपने लाइटनिंग मैजिक को अपने स्वॉर्ड के अंदर यूज कर रहा है। फिर जो राइडो होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ क्रोमी की ओर देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें कुछ ही सेकंडों में जला के राख कर दूंगा, वो भी कोयले की तरह, और ज्यादा से ज्यादा तुम बस यही कर सकते हो कि तुम्हें अपने ऊपर रिग्रेट होगा कि आखिरकार तुमने मेरे से पंगा ही क्यों लिया। फिर जो राइडो होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अपने स्वॉर्ड से क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और कहता है, अब तुम मरो। हम देखते हैं जो राइडो का स्वॉर्ड होता है वो क्रोमी को लगने ही वाला होता है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ उसके अटैक से बच जाता है और साइड पे हटते हुए बहुत ही ज्यादा हाफते हुए कहता है, अगर मैं अपने स्वॉर्ड के साथ इसके अटैक को रोकता तो मेरा जो स्वॉर्ड है वो पूरी तरह से टूट ही जाता। मुझे ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि मुझे अगर ह्यूमन फॉर्म में ऐसे अटैक लग जाते हैं तो मैं जरूर से ही मारा जाऊंगा। मैं इसके अटैक से डॉज तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा के लिए इसके अटैक से डॉज नहीं कर सकता। अगर मैं इसी तरह से पीछे हटता रहा फिर तो मैं वॉल के पास आ जाऊंगा, फिर तो मेरा काम
तमाम हो जाएगा। अगर इसी तरह से चलता रहा तो जरूर से ही मैं मारा जाऊंगा। जो सेली होती है वो क्रोमी की ओर देखते हुए उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है, लेकिन जो जेफ होता है वो तेजी के साथ सेली के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और उससे कहता है तुम्हारे पास सच में किसी और का फिक्र करने के लिए टाइम भी है। और हम देखते हैं जेफ होता है वो अपने स्वॉर्ड के साथ सेली के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो सेली होती है वो उसके अटैक को अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेती है। और ये सभी चीजें देखने के बाद जो जेफ होता है वो अपने मन में कहता है ये कुतिया की बच्ची कहीं की, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग निकली। मैं तो दोनों ही चीजों में इस कुतिया से आगे हूँ, मेरा जो लेवल है वो भी इससे ज्यादा है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी इससे बहुत ही ज्यादा है, लेकिन मैं फिर भी इसके ऊपर एक प्रॉपर हिट नहीं लगा पा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं जो जेफ होता है वो लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ हट जाता है और बहुत ही ज्यादा हाफते हुए कहता है अरे नहीं, आखिरकार मुझे इस कुतिया से जीतने के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो सेली होती है वो उससे कहती है आखिरकार तुम ये पूछ ही क्यों रहे हो, तुम्हें तो पहले से ही पता होना चाहिए, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी डिटर्मिनेशन नहीं है और तुम्हारा जो स्वॉर्ड का अटैक है वो भी प्रॉपर नहीं है। मैं तुम्हारे जैसे एक घटिया और नीच बंदे से कभी भी नहीं हारने वाली। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो जेफ होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और कहता है बहन की पकौड़ी कहीं की, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। लेकिन हम देखते जो सेली होती है वो परेशान होते हुए अपने मन में कहती है जो बंदा क्रोमी के साथ फाइट कर रहा है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा मुसीबत पैदा कर सकता है। और तो और क्रोमी का इन सभी चीजों में कोई लेना देना भी नहीं था, वो तो मैं हूँ जिसकी वजह से वो इन सभी चीजों में इन्वॉल्व हो गया। मुझे जल्द से जल्द उसका मदद करना होगा, जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी। लेकिन हम अगले सीन में देखते हैं जो राइडो होता है वो हमारे क्रोमी के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अटैक कर देता है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो पीछे हटते हुए उसके अटैक से बच जाता है। फिर वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहता है ना ही मैं इसके अटैक को ब्लॉक कर सकता हूँ और ना ही इसके एक भी अटैक को खुद को लगने दे सकता हूँ। अगर मैं इसी तरह से पीछे हटता रहा फिर तो मैं वॉल के पास चला जाऊंगा और फिर तो मेरा पूरी तरह से काम ही तमाम हो जाएगा। इस बंदे का जो अटैक करने का रेंज है वो काफी ज्यादा दूर तक है और ये जो बंदा है ये मेरे से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, यहाँ तक कि मैं तो इसके क्लोज भी नहीं जा सकता। तो आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर जो राइडर होता है वो क्रोमी को इस तरह से देखने के बाद कहता है क्या हुआ तुम्हें, क्या तुमने अपने स्किल पहले ही दिखा दिया है। और ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए उसकी ओर देखने लगता है और फिर वो उन लोगों की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है क्या मैं इन सभी लोगों के सामने अपने मॉस्किटो स्किल को कैंसिल कर दूं। अगर मैं अभी एक मॉन्स्टर में बदल जाता हूँ तो जो फादर है और जो यहाँ के बच्चे हैं वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगेंगे और तो और जो सेली है वो भी इस तरह से फाइट नहीं कर पाएगी। ऐसा अभी कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं अपने ह्यूमन फॉर्म को छोड़ सकता हूँ। लेकिन रुको जरा, क्या ये सच में ट्रू भी है। पहले जब डेंजन के अंदर अगर मैं उन लोगों के सामने पहले ही आ जाता तो जो सिचुएशन थी वो इतनी ज्यादा वर्स नहीं होती, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा अलग है। अगर मैं अभी मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता हूँ तो काफी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन इन लोगों के हाथों चर्च को बर्बाद होने से तो ये अच्छा ही होगा। क्या ऐसा नहीं है कि मैं सेली और इन बच्चों के सामने अपने रियल फॉर्म में आने से डर रहा हूँ, कहीं ये मुझे देख के डरने ना लगे। मैं बस अपने मॉन्स्टर फॉर्म को छुपा के अपने ह्यूमन फॉर्म में इन सभी लोगों के साथ फाइट करे जा रहा हूँ, वो भी बस अपने ईगो की वजह से। लेकिन तभी हम देखते हैं जो राइडो होता है वो क्रोमी से कहता है छोड़ो जो भी हो, अगर तुम अपने स्किल को यूज नहीं करने वाले हो तो तुम बस अब मरने ही वाले हो। फिर हम देखते हैं जो राइडो होता है वो अपने लाइटनिंग मैजिक को एक्टिवेट करने लगता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है अरे नहीं, तुम दो मैजिक कर सकते हो वो भी एक ही बारे में। हम देखते हैं जो राइडो होता है वो हमारे क्रोमी के ऊपर अपने लाइटनिंग मैजिक से अटैक कर देता है और इस बार जो क्रोमी होता है उसको वो अटैक हिट भी कर लेता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो दर्द के मारे चिल्लाते हुए कहता है अरे नहीं, मेरा हाथ ये तो पूरी तरह से जल गया है। लेकिन जब क्रोमी सामने की ओर देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते जो राइडो होता है वो अपने सूट के साथ अब बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है अरे नहीं, अब मैं इसके अटैक से कैसे बचूंगा। जो राइडो होता है वो क्रोमी की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है तुम गधे के बच्चे कहीं के, तुम काफी ज्यादा तेज हो लेकिन अब तुम्हारा जो खेल है वो खत्म होने वाला है। जो राइडो होता है वो क्रोमी से कहता है बच्चे अब तुम्हारा जो अंत है वो आ चुका है। और हम देखते जो क्रोमी होता है वो ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। हम देखते वो तो यहाँ तक कि कांपने भी लगता है। देखते जो क्रोमी होता है वो सूट के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन वो डर के मारे बहुत ही ज्यादा कांप भी रहा होता है। ये देखने के बाद जो राइडो होता है वो क्रोमी से कहता है कि अब तुम मेरे अटैक को अपने उस बेकार से स्वॉर्ड के साथ रोकोगे। हम देखते हैं जैसे ही राइडो का अटैक क्रोमी के स्वॉर्ड से जाके लगता है, क्रोमी का जो स्वॉर्ड होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है और जो राइडो होता है वो सीधा क्रोमी के पेट के अंदर अपने स्वॉर्ड को घुसा देता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फादर होते हैं वो ये देखने के बाद अपने मन में कहते हैं अरे नहीं, वो जो बंदा है वो तो इविल ड्रैगन के बंदे के साथ हार गया। फिर हम देखते हैं जो राइडो होता है वो अपने स्वॉर्ड को देखते हुए अपने मन में कहता है इस लड़के ने अपने वाइटल्स को हिट होने से बचा लिया। इस लड़के ने तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ अपने डेथ को बचा लिया, लेकिन अभी ये अपने मौत के मुंह में है। ये चाहे कितना ही ज्यादा स्ट्रगल क्यों ना कर ले, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब मैं इसको मार देने वाला हूँ। लेकिन वो अचानक से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने स्वॉर्ड की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है ये नहीं हो सकता, आखिरकार मैं अपने स्वॉर्ड को बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ, आखिरकार ये क्या
हो रहा है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि जो मेरा स्वord है वो किसी पत्थर के अंदर फंस गया हो। लेकिन जब वो गौर से देखता है तो वो देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है ये लड़का तो तेजी के साथ हील कर रहा है ताकि ये मेरे स्वord को अंदर फंसाए रख सके, लेकिन आखिरकार ये कलर कौन सा है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने हाथ को मोस्टर वाले हाथ में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और फिर राइडो के स्वord को पकड़ते हुए एक बहुत ही ज्यादा इविल सा स्माइल देता है और फिर कहता है तो आखिरकार तुम पकड़ में आ ही गए। और ये देखने के बाद जो राइडो होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है अरे ये क्या, आखिरकार ये लड़का इतना ज्यादा शांत क्यों है, वो भी इतने ज्यादा जख्मी होने के बाद भी, और आखिरकार इसका जो स्किन का कलर है वो ऐसा क्यों है और इसका जो ऑरा है वो इतना ज्यादा कोल्ड क्यों है, ये तो पूरी तरह से एक मोस्टर जैसा फील दे रहा है। हम फिर क्रोमी को देखते हैं जो कि राइडो की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है मैंने जानबूझ के अपने स्वॉर्ड के साथ उसके अटैक को ब्लॉक किया था ताकि वो अपने स्वॉर्ड के साथ मेरे पेट के अंदर घुसा दे, लेकिन उसके अटैक करने से पहले मैंने अपने पेट को ट्रांसफॉर्म करके मोस्टर के पेट में ट्रांसफॉर्म कर लिया था ताकि वो जब अटैक करे तो मैं अपने रीजनरेशन स्किल का यूज कर सकूं। फिर हम देखते हैं जो राइडो होता है वो क्रोमी से कहता है आखिरकार तुम हो कौन, और ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो तो उसको कुछ भी जवाब नहीं देता और सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। वो राइडो के जबड़े के ऊपर अपने पंच से बहुत ही ज्यादा जोरों के साथ मारता है और हम देखते हैं एक ही पंच के साथ जो राइडो होता है उसका काम तमाम हो जाता है और जो क्रोमी होता है वो ये फाइट को जीत जाता है। हम देखते हैं जो राइडो होता है वो कहता है ये नहीं हो सकता, मैं हार गया, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है उसके अंदर अभी भी वो स्वॉर्ड घुसा हुआ होता है। जो फादर होते हैं वो ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं उस लड़के ने तो सच में इविल ड्रैगन के बंदे को हरा दिया। हम देखते हैं ये सभी चीजें देखने के बाद जो जेफ होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है ये नहीं हो सकता, राइडो हार गया। फिर जो क्रोमी होता है वो अपने पेट के अंदर से उस स्वॉर्ड को निकालता है और फिर उस स्वॉर्ड को जेफ की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है तो अब मुझे बताओ कि आखिरकार अब तुम क्या करोगे, मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ। और ये देखने के बाद जो सेली होती है वो कहती है तो अब फाइट 2v1 है। जो जेफ होता है वो ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है, लेकिन हम देखते वो अचानक से अपने गले को दबाने लगता है और फिर वो अपने मन में कहता है मुझे खुद से ही अपनी मदद करनी होगी। फिर हम देखते हैं वो अपने मुंह से एक पर्पल कलर का गैस को छोड़ देता है, जिसे देखने के बाद जो सेली और क्रोमी होता है वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जो जेफ होता है वो अपने मन में कहता है अब तुम दोनों इस जहरीले गैस को झेलो। जो सेली होती है वो अपने नाक को बंद कर लेती है और कहती है ये तो एक स्मोक स्क्रीन है, लेकिन तभी कुछ टूटने का साउंड आता है और हम फिर देखते हैं जो जेफ होता है वो खिड़की से भागते हुए उन दोनों से कहता है एक टूटे हुए चर्च के लिए तुम दोनों इविल ड्रैगन के साथ पंगे ले रहे हो, आखिरकार तुम दोनों कितने ज्यादा बेवकूफ हो। और फिर के अंदर हम रूल्स बनाते हैं तो तुम सोचना भी मत कि तुम्हें एक सुकून भरी मौत मिलेगी, तुम दोनों को इन सभी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा पछतावा होगा। और फिर जो जेफ होता है वो वहां से चला जाता है, जिसे देखने के बाद जो सेली होती है वो एक सुकून भरा सांस लेती है। फिर वो अपने मन में कहती है तो फाइनली अभी के लिए सभी चीजें ठीक है। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि अपने जख्मों को अपने रीजनरेशन स्किल की मदद से ठीक करते हुए अपने मन में कहता है मैं किसी तरह से इन सभी चीजों को मैनेज करने में कामयाब हो गया, वो भी बिना अपने ट्रू फॉर्म को रिवील किए हुए। फिर जैसे ही क्रोमी का जो जख्म होता है वो ठीक हो जाता है तो जो क्रोमी होता है वो सोचते हुए कहता है क्या होगा अगर मुझे सभी लोगों के सामने किसी से फाइट करना पड़ा जिसको कि मैं अपने ह्यूमन फॉर्म में हरा नहीं पाऊंगा, तो फिर आखिरकार मैं क्या करूंगा। वेल अगर देखा जाए तो इन सभी चीजों को सोचने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। फिर जो सेली और क्रोमी होते हैं वो फादर के पास जाता है, जिसे देखने के बाद जो फादर होते हैं वो कहते हैं सेली तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और तुम्हारा नाम क्रोमी है, क्यों मैंने सही कहा ना। और ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर जो फादर होते हैं वो कहते हैं अगर तुम दोनों यहाँ पे नहीं होते फिर तो भगवान को ही पता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या होता। क्रोमी क्या तुम्हारा जो जख्म है वो ठीक है, क्योंकि तुम्हें बहुत ही ज्यादा गहरा जख्म लगा था, क्यों मैंने सही कहा ना। और ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है मेरा जो जख्म है वो पूरी तरह से ठीक है क्योंकि मेरे पास एक हीलिंग स्किल है। फिर जो क्रोमी होता है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है मुझे अपने एमपी को यूज करना पड़ा रीजनरेशन स्किल को यूज करने के लिए, जिसकी वजह से मैं अपने मॉस्क्यू रेड स्किल को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। मुझे जल्दी से यहाँ से जाके कोई छुपने की जगह ढूंढनी होगी इससे पहले कि मेरा जो एमपी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। फिर हम देखते हैं जो सेली होती है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए सामने की ओर आ जाती है और फिर फादर से कहती है फादर अब आप और भी ज्यादा ओल्डफील्ड के अंदर नहीं रह सकते, जब से मैं गई हूँ तब से तो जो ओल्डफील्ड है वो और भी ज्यादा बुरी हो गई है और हो सकता है कि जो इविल ड्रैगन के लोग हैं वो फिर से यहाँ पे आ जाए। इससे पहले कि वो लोग दोबारा से यहाँ पे आ जाए आपको जल्दी से कैपिटल के अंदर चले जाना चाहिए। और ये सुनने के बाद जो फादर होते हैं वो सेली से कहते हैं तुम्हें पता है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये सच है कि जो कैपिटल है वो यहाँ से बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन जो कैपिटल है वो रहने के लिए बहुत ही ज्यादा महंगी जगह है, वहाँ का जो टैक्स है वो भी बहुत ही ज्यादा है और तो और जो कैपिटल है वो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, इन सभी बच्चों को एक साथ वहाँ पे ले जाना काफी ज्यादा मुश्किल भरी काम है। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो सेली होती है वो फादर से कहती है लेकिन फादर आप देख ही सकते हो कि जो इविल ड्रैगन के लोग हैं उन्होंने क्या किया है, आप और भी ज्यादा यहाँ पे नहीं रह
रह सकते हैं। मैं आपकी पूरी तरह से मदद करूंगी, जितना ज्यादा मैं मदद कर सकती हूँ, तो इसीलिए जल्दी कीजिए और इस सिटी को छोड़ दीजिए। फिर जो फादर होते हैं वो सेली से कहते हैं अब चलो छोड़ भी दो इस बात को, हम अपना ख्याल रख सकते हैं। अभी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि तुम दोनों जल्दी से इस टाउन को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि जो इविल ड्रैगन के लोग हैं वो अब तुम्हें टारगेट करेंगे। और ये बात सुनने के बाद जो क्रोमी और सिली होती है वो जेफ की बातों को याद करने लगते हैं, जहाँ पे जेफ ने कहा हुआ होता है तुम दोनों सोचना भी मत कि तुम दोनों को सुकून भरी मौत मिलेगी। फिर जो फादर होते हैं वो कहते हैं जो एविल ड्रैगन के लोग हैं वो नए लोगों को इतनी ज्यादा आसानी से नहीं छोड़ते, वो लोग जरूर से ही रिवेंज लेने के लिए आएंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसका अंजाम क्या होता है। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम क्रोमी और सेली को देखते हैं जो कि अब चर्च के बाहर आ गए होते हैं। जो सेली होती है वो क्रोमी से कहती है आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं अंत में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन क्रोमी आखिरकार अब तुम क्या करने वाले हो? जिसे सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो सेली से कहता है मैं सोच रहा हूँ कि मैं रूम पे जाके अभी के लिए आराम करूंगा, लेकिन उसके बाद मैं क्या करूंगा ये अभी तक मैंने सोचा नहीं है। सेली कैसा रहेगा अगर तुम वो जैसे ही ये कहता है तो वो अचानक से चुप हो जाता है और सेली की ओर देखने लगता है जो कि उसको बहुत ही ज्यादा गौर से देख रही होती है। फिर जो क्रोमी होता है वो सेली से कुछ भी नहीं कहता और फिर वो अपने मन में कहता है रुको जरा, मैं इसे इतनी ज्यादा आसानी से नहीं कह सकता। सेली ने इस चर्च को नहीं छोड़ा है जिस चर्च ने इसको पाल पोस के बड़ा किया था जब ये अकेली हो गई थी तब, लेकिन सेली खुद भी अब इविल ड्रैगन के द्वारा टारगेट हो गई है। फिर हम सेली को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रही होती है मुझे चर्च में रह के ही सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा, लेकिन रुको जरा, अगर वो लोग मेरी वजह से वहाँ पे फिर से आ गए तो? जैसा कि फादर ने कहा था कि हमारे पास अभी इतने ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है कि हम चर्च के सभी लोगों को कैपिटल लेके जा सके, लेकिन अगर मैंने इन लोगों को इसी तरह से छोड़ दिया तो वो लोग जरूर से ही सभी बच्चों को अपना स्लेब बना के ले जाएंगे। आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या? और हम क्रोमी को देखते हैं जो कि अपने मन में यही सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं हम क्रोमी को देखते हैं जो कि सेली से कहता है सेली क्या तुम मुझे होल ऑफ डिजास्टर के बारे में बता सकती हो जिसकी वजह से जो ओडफील्ड है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है? फिर जो सेली होती है वो क्रोमी से कहती है मुझे लगता है कि जो लोग हैं उन सभी लोगों को जल्दी ही पता चल जाएगा जैसे ही नॉर्थ के टाउन में ये सभी चीजें अपेयर होंगे तो, लेकिन मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम ये सभी चीजों को अकेला छोड़ दो। एक बार कैपिटल के नाइट्स होल ऑफ डिजास्टर को क्लियर करने के लिए आए थे, लेकिन फिर हमें पता चला कि जितने भी नाइट्स थे वो सभी के सभी 20 नाइट मारे जा चुके थे। और सेली की ये सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है नेशन की तरफ से जो नाइट भेजे गए थे होल ऑफ डिजास्टर को क्लियर करने के लिए वो सभी के सभी मारे गए। फिर सेली कहती है तब से लेके अब तक जो ये सिटी है वो कंट्री के द्वारा इग्नोर ही होता गया है। फिर जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है अब मुझे समझ में आ गया है कि आखिरकार मुझे करना क्या है। मुझे होल ऑफ डिजास्टर को पूरी तरह से क्लियर करना होगा ताकि जो डेंजन डिजास्टर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, और फिर जो ओडफील्ड है उसको इविल ड्रैगन से फ्री करना है। मेरा इस जगह पे आने का असल मकसद लेवल अप करना था। मुझे जल्द से जल्द लेवल अप करने के लिए ऐसे मोस्टर चाहिए होंगे जो कि मेरे से हायर लेवल पे हो। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि जो होल ऑफ डिजास्टर है जिन्होंने नेशन के नट्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया, वहाँ के मोस्टर को मारने के बाद मैं जरूर से बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ लेवल अप करूंगा। और अगर मैंने एक क्रिमिनल ग्रुप, एक इविल ड्रैगन जैसे ग्रुप को इस सिटी को रूल करने दिया तो मुझे उन लोगों के ऊपर यकीन नहीं कि वो लोग सिटी में आने वाले मोस्टर्स को मारेंगे भी या नहीं। लेकिन अगर मैं होल ऑफ डिजास्टर में जाके वहाँ के बॉस को मार देता हो तो जो डेंजन डिजास्टर वो खत्म हो जाएगा। फिर मैं श्योर हूँ कि जो कंट्री के नाइट है वो यहाँ पे आके इविल ड्रैगन के ग्रुप को सरपास कर देंगे। मैं एक मोस्टर की तरह ही सख्त हूँ। अगर मैं डेंजन के बहुत ही ज्यादा गहराई में जाता हूँ तो मैं श्योर हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ लेवल अप कर पाऊंगा, मैं ओडफील्ड के लोगों को बचा पाऊंगा, और तो और मैं यहाँ तक कि अपने नेक्स्ट एवोल्यूशन में भी जा पाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में इविल ड्रैगन के हाइड आउट का सीन देखते हैं जहाँ पे हम जेफ को देखते हैं जो कि अपने घुटनों पे बैठ के किसी से कह रहा होता है गालरोड सामा मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करना है। जब हम स्लेब हंट कर रहे थे उसके दौरान कोई हमसे पंगा लेने लगा और तो यहाँ तक कि जो राइड होता है वो उनके हाथों पकड़ा भी गया। उसने ये सभी चीजें किया है वो है ग्लूमी बच्चा है जिसका नाम क्रोमी है। तो फिर जल्दी कीजिए और अपने पूरे फोर्स के साथ वहाँ पे चलिए और उस बच्चे को पनिश कीजिए। फिर वो एक इविल से स्माइल करते हुए हमारे क्रोमी के बारे में सोचते हुए कहता है क्रोमी तुम थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे तो थे, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। उसको अपने ऊपर पछतावा होगा कि आखिरकार उसने मुझसे पंगा ही क्यों लिया था। फिर हम देखते हैं जो वो बंदा होता है वो जेफ से कहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही तुम्हारा पार्टनर उन लोगों के हाथों हारा गया तो तुम वहाँ से जल्दी से भाग गए, क्यों? मैंने सही कहा ना? और उस बंदे की ये सभी बातें सुनने के बाद जो जेफ होता है वो तो बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। वो तो यहाँ तक कि पूरी तरह से कांपने ही लगता है। वो बंदा अपने वेपन को पकड़ता है और जेफ से स्माइल करते हुए कहता है हे जेफ आखिरकार तुम मुझे किस नजर से देखते हो? और ये सुनने के बाद जो जेफ होता है वो बहुत ही ज्यादा कांपते हुए उस बंदे से कहता है वेल आप तो एक सच में अमेजिंग और इंस्पायरिंग पर्सन हो। ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो अपने वेपन को उठाते हुए जेफ के साइड में बहुत ही ज्यादा जोरों
घोड़ों का अटैक करता है, जिसे देखने के बाद जो जेफ होता है उसकी तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है। फिर वो जो बंदा होता है वो एक इविल सा स्माइल करते हुए जेफ से कहता है, मुझे लगता है कि मैंने तुमसे सही क्वेश्चन नहीं पूछा, तो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम सबसे ज्यादा किससे डरते हो, मुझसे या फिर उस क्रोमी नाम की गधे से। फिर जो जेफ होता है वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए उस बंदे से कहता है, ये भी कोई कहने वाली बात है, मैं सबसे ज्यादा आपसे डरता हूँ गालरोड सामा। और हमें पता चलता है कि ये जो बंदा है ये इविल ड्रैगन का बॉस है जिसका नाम गालरोड है। फिर जो गालरोड होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ जेफ के पास जाता है और उससे कहता है, अगर तुमने फिर कभी इविल ड्रैगन का नाम मिट्टी में मिलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पर्सनली मारने के लिए आऊंगा, तो तुम ध्यान रखना कि ऐसा फिर दोबारा से कभी ना हो, तुम समझ गए ना जेफ। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो जेफ होता है उसकी तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है। वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए गालरोड से कहता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं समझ गया। और फिर जो जेफ होता है वो गालरोड की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, जो गालरोड सामा है उनके पावर को ब्रूटल मेथड्स और इनक्रेडिबली पावरफुल स्किल की वजह से जाना जाता है। जो आउटफील्ड के लोग हैं वो इन्हें मॉन्स्टर बुलाते हैं, और तो और यहाँ तक कि इन्हें खुद ही ये निकनेम बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ये मुझे जरूर से ही मार देंगे अगर मैंने ऐसा कुछ दोबारा से फिर कभी किया तो। फिर हम देखते हैं जो गालरोड होता है वो अपने चेयर पे जाके बैठ जाता है और कहता है, नीला आखिरकार क्यों तुमने हॉल ऑफ डिजास्टर के पास से गार्ड्स को कम कर दिया है? मैंने तुम्हें ये सभी चीजें करने के लिए परमिशन दिया था, लेकिन हम देखते हो जो लड़की होती है वो तो कुछ भी नहीं कह रही होती है, जिसे देखने के बाद जो गालरोड होता है वो कहता है, क्या अब तुम मुझे जवाब भी नहीं देने वाली? अगर तुम उस जगह को कंट्रोल में नहीं रख पाए तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल होने वाला है। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो केनेला होती है वो गालरोड से कहती है, मुझे इससे भी ज्यादा कोई दूसरी जरूरी चीज करनी थी। देखने से ऐसा लग रहा है कि जो किंगडम के नाइट है उन्होंने अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा है, वो लोग फिर से सिटी के अंदर देखे गए हैं। हमें सिर्फ कुछ ही नाइट्स के बारे में पता चला है और हो सकता है कि जो टाउन है उसके अंदर और भी ज्यादा नाइट्स हो। मैं उन लोगों को इन्वेस्टिगेट करने में बहुत ही ज्यादा बिजी थी। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो गालरोड होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, वो गधे के बच्चे नाइट्स कहीं कि वो लोग फिर से यहाँ पे आ गए। अगर उन लोगों ने मेरे से पंगा लेने की कोशिश की तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा, मुझे उन लोगों को एक अच्छा सबक सिखाना ही होगा, जैसा कि मैंने एक दिन तुम्हें सिखाया था। फिर जो केनेला होती है वो गालरोड से कहती है, मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे होगे, लेकिन अभी उन लोगों को कुछ भी करना एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। हमें अभी तक ये नहीं पता है कि वो लोग हमारे पीछे पड़े हैं या फिर वो लोग हॉल ऑफ डिजास्टर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बस थोड़ा और रुक जाओ और मुझे पता करने दो कि आखिरकार वो लोग करने के आए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम क्रोमी को देखते हैं जो कि एक घर के ऊपर चढ़ के सामने की ओर देख रहा होता है। वो सामने की ओर देखते हुए कहता है, तो ये है सिटी का नॉर्थ साइड, जो हॉल ऑफ डिजास्टर है उसको ढूंढना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। यही वो हॉल ऑफ डिजास्टर है जिसकी वजह से जो ओल्डफील्ड है वो इतना ज्यादा बर्बाद हो चुकी है। फिर जो क्रोमी होता है वो खुश होते हुए कहता है, मैं पूरे आधे दिन तक घर के अंदर छुपा हुआ था, जिसकी वजह से जो मेरा माना है और जो मेरा स्टेमिना है वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। मैं अब फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। लेकिन जब वो अपने साइड की ओर देखते हैं तो वो देखिए बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, आखिर इतने सारे लोग बाहर में क्या कर रहे हैं? अभी तो यहाँ तक कि सूरज भी नहीं उगा है। लेकिन तभी हम वहाँ पे एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अपने फायर बॉल से सामने की ओर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद जो वहाँ के लोग होते हैं वो डर के उस मॉन्स्टर से भागने लगते हैं। कहते हैं, अरे नहीं, जो मॉन्स्टर है वो तो डेंजर से बाहर आ चुके हैं, क्या यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सके? जो क्रोमी होता है वो ये सभी चीजें देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहता है, जो इविल ड्रैगन के लोग हैं वो तो इन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई वहाँ पे आती है और हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो उन लोगों के सामने आते हुए कहती है, मैं एक एडवेंचरर हूँ, जिन लोगों को भी चोट नहीं लगा है और जिन लोगों के पास थोड़ी सी भी एनर्जी है वो बच्चों को सेफ रखे। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड के साथ उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, मैं सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करूंगा। लेकिन हम देखते वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने फायर बॉल से उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन हम देखते वो जो लड़की होती है वो उस बंदे के सामने आ जाती है और अपने होली मैजिक को यूज करते हुए होली शील्ड बना लेती है, जिसकी वजह से वो उस मॉन्स्टर के अटैक को आराम से ब्लॉक कर लेती है। फिर अपने स्वॉर्ड को निकालती हुए बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जाती है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन हम देखते हैं उसके अटैक से उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है। फिर हम देखते वो जो लड़की होती है वो उस बंदे से कहती है, तुम मेरे किसी भी काम नहीं आने वाले हो, तो इसलिए तुम पीछे हट जाओ। फिर हम देखते हैं क्रोमी को जो कि ये सभी चीजें देखने के बाद अपने मन में कहता है, देखने से ऐसा लग रहा है कि उन लोगों ने अभी तक मुझे यहाँ पे नोटिस नहीं किया है। लेकिन हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो क्रोमी को वहाँ पे देख लेता है। तो वो जो मॉन्स्टर होता है वो हमारे क्रोमी को देख लेता है। लेकिन हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पे क्रोमी को देखने के बाद वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उस लड़की से कहता है, मुझे तुम्हारी मदद करनी दो। और ये सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहती है, इस बंदे ने हॉल ऑफ डिजास्टर से निकले हुए मॉन्स्टर को इतना ज्यादा जख्मी कर दिया, क्या इस टाउन के अंदर अभी भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बचा हुआ है? इस बंदे को देखने से तो नहीं
लगता है कि ये बंदा स्ट्रांग है, लेकिन हो सकता है कि ये बंदा इविल ड्रैगन के ग्रुप का मेंबर हो। फिर हम देखते हो जो लड़की होती है वो क्रोमी से कहती है उस मॉन्स्टर के ऊपर तुम फोकस करो, और ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने पंजों की मदद से हमारे क्रोमी के स्वॉर्ड को ब्लॉक कर लेता है। फिर हम देखते हो जो लड़की होती है वो अपने होली मैजिक को यूज करते हुए अपने स्वॉर्ड को होली स्वॉर्ड में बदल लेती है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है ये लड़की तो राइडो की ही तरह होली मैजिक को यूज कर रही है। जो होली मैजिक है वो इविल माने वाले मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम करता है। फिर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उस लड़की की होली मैजिक को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डर के मारे कांपने लगता है, लेकिन हम देखते हो जो लड़की होती है वो अपने स्वॉर्ड के साथ तेजी के साथ आती है और उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देती है। हम देखते हैं जो उस मॉन्स्टर का टुकड़ा होता है वो सीधे जाके जमीन पे गिरता है। फिर क्रोमी को देखते हैं जो कि उस लड़की की इतनी ज्यादा पावर देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। वो अपने मन में कहता है क्या ही खतरनाक पावर है। जो होली मैजिक है वो मॉन्स्टर्स के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, और स्पेशली उन मॉन्स्टर्स के ऊपर जो कि डेविल और अनडेड होते हैं। अगर मैं लापरवाह होकर इस लड़की के सामने आ जाता तो हो सकता है कि ये जो लड़की है वो मुझे प्यूरिफाई कर देती। फिर हम वहाँ के लोगों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं ये लड़की तो काफी ज्यादा पावरफुल है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी एडवेंचरर है। इस एडवेंचरर ने तो एक ही बारी में उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर दिए। फिर हम वही बंदे को देखते हैं जिसे उस लड़की ने बचाया हुआ होता है। वो जो बंदा होता है वो उस लड़की से कहता है मैंने आज से पहले तुम्हें इस टाउन में कभी नहीं देखा है, क्या तुम एक ट्रैवलर हो? लेकिन हम देखते हो जो लड़की होती है वो तो कहीं और ही खोई हुई होती है। वो लड़की अपने मन में कहती है इतनी ज्यादा अजीब बात है, लेकिन जो होली माना और इविल माना होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मेरे स्वॉर्ड के अंदर जो होली माना है वो पता नहीं क्यों लेकिन उस बंदे की ओर काफी ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर रहा है। हम फिर क्रोमी को देखते हैं जो कि एक स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है छोड़ो जो भी हो, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनी। देखने से ऐसा लग रहा है कि कोई भी ज्यादा जख्मी नहीं हुआ है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड को पकड़ते हुए हमारे क्रोमी की ओर देखती है और फिर कहती है तो फिर चलो इस बंदे को टेस्ट करके देख ही लेते हैं। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उस मॉन्स्टर की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है हमने इस मॉन्स्टर को हरा तो दिया, लेकिन ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा हायर लेवल का मॉन्स्टर था। अगर देखा जाए तो ये काफी ज्यादा बुरा हो सकता है अगर इसी तरह से डेंजन के अंदर से मॉन्स्टर्स निकल के टाउन के अंदर घूमने लगे तो। मैंने सुना था कि जो इविल ड्रैगन के लोग हैं वो यहाँ के लोगों को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ पे एक भी इविल ड्रैगन का बंदा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन रुको जरा, कुछ तो काफी ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि हमारी क्रोमी की ओर देखते हुए अपने मन में कहती है ऐसा कोई भी रीजन नहीं है मेरे पास कि मैं उस बंदे के ऊपर डाउट करूँ। उसने तो यहाँ तक कि मेरी मदद भी की है उस मॉन्स्टर को हराने में, लेकिन कुछ काफी ज्यादा अनबिलीवेबल सा चीज हो गया है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि जो होली माना है वो एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरफ रिएक्ट करे। जो हाई लेवल के एडवेंचरर्स होते हैं जो अपनी इज्जत को खो चुके होते हैं सिर्फ वही ऐसे रूइन सिटी में आएंगे। मुझे जल्दी से पता करना होगा कि आखिरकार ये बंदा है कौन। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि अभी भी बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा होता है। वो अपने मन में कहता है मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि यहाँ पे किसी को भी चोट नहीं आया है, लेकिन कोई तो ऐसी चीज है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करे जा रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक बंदा हमारे क्रोमी के पीछे से आके अपने हाथ को उसके कंधे पे रखता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है। वो जो बंदा होता है वो क्रोमी से कहता है ब्रदर तुमने भी काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, अगर तुम दोनों यहाँ पे नहीं होते तो ये जो जगह है ये पूरी तरह से जल के राख हो गई होती। मैं तुम दोनों का ही अपने तहे दिल से बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ पे सभी लोगों को इकट्ठा करके लाया होता कि वो सभी के सभी तुम्हें शुक्रिया अदा कर सके। और ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए उस बंदे से कहता है नहीं नहीं, इन सभी चीजों को करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है मेरा मतलब है कि इतने ज्यादा लोगों के सामने आना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। तभी हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो कि भागते हुए आती है और कहती है पापा अब तो पूरी तरह से सेफ हो। और हम फिर देखते हैं वो अपने पापा से जाके गले मिल जाती है। फिर उस लड़की का जो डैड होता है वो अपनी बेटी से कहता है पूरी तरह से सेफ हो, और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि इन दोनों ने उस मॉन्स्टर को हराया है। तो फिर चलो अब तुम इन नए हीरोज को शुक्रिया अदा करो। फिर वो जो लड़की होती है वो उन दोनों से कहती है आप दोनों तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो बड़ी दीदी और बड़ी भैया। ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए अपने मन में कहता है अरे नहीं, ये तो काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग है। फिर हम देखते हो जो लड़की होती है वो हमारे क्रोमी से कहती है हे लड़के तुम मेरी बात सुनो। और ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो उस लड़की की ओर देखते हुए उस लड़की से कहता है हाँ बोलो क्या हुआ तुम्हें। और हम फिर उस मॉन्स्टर की ओर देखते हैं जो कि अपनी आंखें खोल लेता है और हमें पता चलता है कि ये जो मॉन्स्टर है ये तो अभी तक मरा ही नहीं है। फिर हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने फायरबॉल अटैक को रेडी करने लगता है। हम देखते हैं वो अपने कटे हुए शरीर से ही अपने फायरबॉल अटैक को रेडी कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे जो बंदा होता है वो ये देख लेता है और फिर बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है अरे नहीं ये क्या, ये मॉन्स्टर तो अभी तक जिंदा है। ये बात जैसे ही वो लड़की सुनती है वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने मन में कहती है अरे नहीं, मैं इस बंदे की वजह से इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गई कि मुझे तो रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये मॉन्स्टर अभी तक मरा ही नहीं है। लेकिन अब कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, ये मॉन्स्टर पहले ही आधा कट चुका है, तो इस मॉन्स्टर का इतने ज्यादा स्ट्रगल करने का भी कोई भी फायदा नहीं होने वाला
है। हम फिर देखते हैं ये जो लड़की होती है वो अपने होली शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है। फिर उस मोस्टर की ओर देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहती है, मैं जैसे इस मोस्टर के फायरवॉल अटैक को ब्लॉक कर लूंगी तो मैं जल्दी से जाके इस मोस्टर की आंख को 2 हिस्सों में काट दूंगी। फिर हम उस मोस्टर को देखते हैं जो कि ये सभी चीजें देखने के बाद चारों तरफ देखने लगता है। फिर उसको वो बच्ची दिखाई देती है जिसके बाद वो जो मोस्टर होता है वो एक इविल से स्माइल देता है। फिर वो अपने आप को उस बच्ची की ओर मोड़ लेता है, जिसे देखने के बाद वो जो बच्ची होती है वो भी हैरान हो गई होती है। हम फिर उस लड़की को देखते हैं जो कि ये सभी चीजें देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने मन में कहती है इस मोस्टर को अब पता चल गया है कि इसके जीतने का अब कोई भी चांस नहीं है, तो इसलिए मरते मरते इस बच्ची को भी मार देना चाहता है। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद उस मोस्टर को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ जाता है, लेकिन वो अचानक से रुक जाता है और फिर अपने मन में कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन अगर मैं अपने मोस्टर फॉर्म में आ जाता हूँ तो मैं सभी चीजों को ठीक कर पाऊंगा। लेकिन क्या मुझे सच में मस्क्यूलेट स्किल को हटाना भी चाहिए, वो भी इतने लोगों के सामने? मेरा जो ह्यूमन फेस है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। मैं अगर ओरफिल के अंदर नहीं रह पाया तो हो सकता है कि मैं उस लड़की से दोबारा फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। आखिरकार मैं कितना ही ज्यादा बेवकूफ हूँ, मैं इस कंट्री को एक बेटर प्लेस बनाना चाहता था, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ही ज्यादा कम कर पाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इसी वजह से एक एडवेंचरर बनना चाहता था। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने मार्क्स के ऊपर हाथ रखता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो मोस्टर होता है वो अपने फायरवॉल अटैक से उस बच्ची के ऊपर अटैक कर देता है। और हम फिर देखते हैं उसका जो फायरवॉल होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस बच्ची की ओर जा रहा होता है। उस लड़की के जो फादर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए होते हैं और वो जो लड़की होती है वो डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और हम फिर देखते हैं किसी का हाथ जल गया होता है। और हम देखते हैं उस बच्ची को जो कि अभी भी जिंदा होती है। वो जो मोस्टर होता है वो जब सामने की ओर देखते हैं तो वो देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने मोस्टर फॉर्म में आके उस बच्ची को बचा लिया होता है। वो जो बच्ची होती है वो वहाँ पे क्रोमी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है। जो क्रोमी होता है वो एक जोरदार दहाड़ मारता है और हम फिर उसके फादर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहते हैं, अरे ये क्या, आखिरकार हो क्या रहा है, अब ये मोस्टर कहाँ से आ गया। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग न्यू सीरीज को जाके जरूर से देखिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।